नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार फिर से आपसे मुखातिब हूँ और आपका स्वागत है आपके ही चैनल और रोड टू हिस्ट्री में। जो मैं एंग्लो मराठा वार का सीरीज बना रहा हूँ, इसमें आज थर्ड एंग्लो मराठा वार पर कुछ चर्चा करेंगे। दरअसल हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल था, उसकी इच्छा थी कि भारत में अंग्रेजों की ताकत बढ़ाई जाए और विस्तार किया जाए, और इसके लिए जरूरी था कि मराठों की शक्ति को और कमजोर किया जाए और उनके जो क्षेत्र हैं उन पर भी अंग्रेजों का कब्जा हो। जो मराठा में एक सेक्शन था मराठा फेडरेशन का, भोसले, वो बहुत कमजोर थे और राघोजी भोसले की जब मृत्यु हो जाती है 22 मार्च 1816 को, तो उनका एक जो उत्तराधिकारी होता है परशु जी, वो नाबालिग थे और राजमाता बुकाबाई और राजा के चचेरे भाई अप्पा साहब के बीच में एक संरक्षण के लिए या सत्ता को हासिल करने के लिए झगड़ा शुरू हो जाता है या तनाव की स्थिति आती है, और यही मौका मिलता है अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को मराठा के मामले में हस्तक्षेप करने का और अपनी ताकत को बढ़ाने का। जो रेजिडेंट था केजिंस, वो इस अवसर को सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाने का एक उचित अवसर समझता है। अप्पा साहब जो है वो भी अंग्रेजों की सहायता चाहते थे और वो चाहते थे कि मेरा वर्चस्व बना रहे, और पुरानी संधियों की जगह पर एक नई संधि करना चाहते थे। और ये जो नई संधि की गई, ये नागपुर की संधि हुई। इस संधि के द्वारा पैदल सेना की 6 बटालियन नागपुर में रख दी गई और कुछ घुड़सवार रेजिमेंट भी रखे गए, जिसके लिए भोसले जो है वो 7.5 लाख रुपया सालाना चुकाने का वादा किया। अर्थात अंग्रेज बिना अपना खर्च किए हुए एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक जगह नागपुर में अपनी सेना रखने में सफल हुए। इसके अलावा भोसले जो है वो अपना जो विदेशी मामला था वो पूरी तरह से अंग्रेजों को समर्पित कर दिया। दूसरी तरफ पेशवा जो वशीम की संधि किया था उससे असंतुष्ट था और अंग्रेजों के बार बार के इंटरफियरेंस से परेशान था। इसी बीच अंग्रेजों ने एक 6 धाराओं वाली आज्ञा पत्र प्रस्तुत की पेशवा के सामने और उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। यह भी अंग्रेजों के लिए तो फायदेमंद था, लेकिन पेशवा की परेशानी बढ़ा रहा था। पेशवा को आर्थिक परेशानी भी थी, इसलिए वो गायकवाड़ से 1 करोड़ रुपया कर के रूप में मांगता है। गायकवाड़ रुपया तो नहीं देता है, उल्टा गायकवाड़ ही कुछ मांग रख देता है। ऐसी परिस्थिति अंग्रेजों के लिए हमेशा फायदेमंद होती थी। इसका फायदा उठाकर अंग्रेजों के कहने पर गायकवाड़ अपना दूत पूना भेजता है गंगाधर शास्त्री को। गंगाधर शास्त्री जब पूना से लौट कर आ रहे होते हैं तो पेशवा का जो प्रधानमंत्री था त्रिम्बक जी, उसके इशारे पर गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी जाती, और यह एक मुद्दा बन जाता है अंग्रेजों के लिए भी और गायकवाड़ के लिए भी। अंग्रेज रेजिडेंट एल्फिंस्टन ये मांग करता है कि त्रिम्बक जी को
जल्द से जल्द सुपुर्द कर दिया जाए। पेशवा थोड़ा विलंब करता है, लेकिन अंततः वह त्र्यंबक जी को सुपुर्द कर देता है। बाद में ये घटना होती है कि थाने के जेल से त्र्यंबक जी भाग जाते हैं और फिर से पेशवा के सामने ये डिमांड रखी जाती है कि 1 महीने के अंदर त्र्यंबक जी को सुपुर्द कर दिया जाए, अन्यथा पेशवा पर कार्रवाई की जाएगी। हरजाने के रूप में पुरंदर का दुर्ग, सिंहगढ़ और रायगढ़ का दुर्ग, अगर यूं कहें तो इन दुर्गों को एक जमानत के रूप में अंग्रेजों को देने की बात पेशवा से की गई, या पेशवा के सामने ये पेशकश की गई। अभी पेशवा कुछ फैसला भी नहीं कर पाया था कि इसी बीच कर्नल स्मिथ पूना की घेराबंदी कर देता है और हमला कर देता है और पेशवा को पराजित कर देता है, और फिर से एक नई शर्त या एक नई संधि की शर्तें पेशवा के सामने रख दी जाती है। इस संधि की जो मुख्य शर्तें थी वो ये थी कि जो मराठा संघ था उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। पेशवा इस शर्त को मान लिया कि वह और अन्य किसी से भी संधि करने के पहले जो ब्रिटिश रेजिडेंट है उससे आज्ञा लेगा या उससे मशवरा लेगा, अर्थात उसके बिना सहमति के पेशवा कोई संधि नहीं कर सकता था। गायकवाड़ से जो सालाना 4 लाख रुपया पेशवा लेता था वो भी अब नहीं लेगा। इसके अलावा अहमदनगर का दुर्ग, बुंदेलखंड, मालवा और शेष भारत का जो क्षेत्र था जो पेशवा के कब्जे में था वह अंग्रेजों को सुपुर्द कर दिया गया। यह भी शर्त मान ली गई कि अगर अंग्रेज चाहें तो पूना में वो अपनी सेना रख सकते हैं। तो इस प्रकार इस संधि के द्वारा अंग्रेजों की ताकत तो बहुत बढ़ी, लेकिन पेशवा की जो पेशवाई थी या उसकी जो ताकत थी वो धीरे धीरे समाप्ति की तरफ जा रही थी। अब बारी थी सिंधिया की, और 5 नवंबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स कानपुर की घेराबंदी कर देता है और सिंधिया को एक अपमानजनक संधि करने पर बाध्य करता है। इस संधि की शर्तें थी, क्योंकि इस समय पिंडारियों की समस्या चल रही थी, कि जो मराठा महाराजा हैं वो 5000 सैनिक अंग्रेजों को देंगे पिंडारियों को समाप्त करने के। नंबर 1। नंबर 2, पिंडारियों को समाप्त करने के लिए जो भी कार्य सिंधिया को सौंपा जाएगा वो उसको पूरा करेंगे। नंबर 3, पिंडारियों के विरुद्ध अभियान करने में असीरगढ़ और हिंदिया का जो किला है या जो दुर्ग है उसका उपयोग अंग्रेज सैनिक रखने में करेंगे, और इस अभियान के बाद वो उसे वापस कर दिया जाएगा। पिंडारियों को जो जमीनें दी गई थी वह उनसे ले लिया जाएगा, और जो उस जमीन के असली मालिक हैं उनको वापस कर दिया जाएगा। इस प्रकार यह एक लज्जाजनक संधि थी। ऊपर से देखने में तो लग रहा था कि सिंधिया स्वतंत्र है, उसका अंग्रेजों से व्यवहार मित्रवत है, लेकिन वास्तविक स्थिति ये थी कि वह अब अंग्रेजों के संरक्षण में था और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता था। दूसरी तरफ पेशवा भी खार खाए बैठा था, तो फिर से ये अंग्रेज के खिलाफ पेशवा या और भी जो भी मराठे थे वो अपनी कमर कस रहे थे, और पूना में जो रेजिडेंसी थी उसको जला दिया गया।
इसका नतीजा ये हुआ कि अंग्रेज भी आक्रामक हो गए और फिर से एक टकराव और एक युद्ध का माहौल पेशवा और अन्य मराठा जो सरदार थे उनमें और अंग्रेजों के बीच हो गया। पेशवा की एक विशाल जो सेना थी उसको हरा दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। पेशवा यहां से वहां भागते रहा और अंततः कोरेगांव एक जगह है, वहां पूरी तरह से पेशवा पराजित हो गया और जो एक पेशवा का जो सूर्य था वो इस युद्ध के बाद पूर्णतया अस्त हो गया। दूसरी तरफ अप्पा साहब जो परशु जी की हत्या के बाद नागपुर में शासक बन बैठे थे, उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी, परंतु सीताबंडी जगह है वहां वो पराजित हुए। दूसरी तरफ इंदौर के जो होलकर थे वो भी महिदपुर में अंग्रेजों से पराजित हो गए। अर्थात जितने भी मराठा सरदार थे वो पराजित होते जा रहे थे। हेस्टिंग्स भी कमर कसे हुए था कि अब किसी तरह से इस मराठा की समस्या को पूरी तरह से समाप्त करना है। बाजीराव को गद्दी से उतार दिया गया और उसे 18 लाख रुपए का वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के समीप बिठूर भेज दिया गया। उधर होलकर के साथ 1818 में मंदसौर की संधि की गई और उस संधि के द्वारा नर्मदा नदी के पार का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों को सौंप दिया गया। होलकर जो है वो आमिर खान की स्वतंत्रता को प्रमाणित कर दिया। इसके साथ ही राजपूताना क्षेत्र पर जो उसका एक वर्चस्व था, कोटा में जो जालिम सिंह थे उस पर वर्चस्व था, उसको छोड़ दिया, सहायक संधि को अपना लिया और अपने यहाँ अंग्रेजी सेना को रखने की शर्त को स्वीकार कर लिया। इस प्रकार अगर देखा जाए तो अगर होलकर की जो शक्ति थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई। भोसले के साथ भी एक कठोर संधि की गई और नर्मदा के उत्तर का जो प्रदेश था, जो क्षेत्र था, वो अंग्रेजों को मिल गया। इसके अलावा जो शासक था भोसले का वह वयस्क था, तो बरार पर अंग्रेज रेजिडेंट के शासन करने का अधिकार मिल गया। जो टकसाल था उस पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो अगर देखा जाए तो पूरी तरह से अंग्रेजों का वर्चस्व भोसले पर हो गया। उधर सिंधिया के साथ भी इसी तरह से एक कठोर संधि की गई। अजमेर का जो प्रदेश है वो अंग्रेजों को मिल गया और इस्लाम नगर जो है वो अंग्रेजों के कहने पर सिंधिया भोपाल को दे दिया। इसके साथ ही राजपूताना पर जो एक अधिकार था या वर्चस्व था सिंधिया का, वो उसको स्वतः ही त्याग दिया। अंग्रेज सैनिकों को या रेजिडेंट को रखने की सहमति भी दे दी। तो अगर देखा जाए तो पेशवा हो या जो चार प्रमुख थे, होलकर, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, इन सबों पर अंग्रेजों का वर्चस्व हो गया। पेशवा को हटा देने के बाद सतारा की गद्दी पर अंग्रेजों ने शिवाजी के वंशज थे प्रताप सिंह, उनको राजा बना लिया और उनको राजा मान लिया। हालांकि वो भी पूरी तरह से अंग्रेजों के वर्चस्व में ही थे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो मराठों के साथ जो एक हमेशा संघर्ष अंग्रेजों का चल रहा था, बहुत वर्षों से चलता रहा। जो
1775 में सूरत की संधि से शुरू हुआ, वो 1818 तक आते आते पूरी तरह से समाप्त हो गया और अंग्रेज अपना वर्चस्व मराठों पर स्थापित करने में सफल हो गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा। आपको अच्छा लगे तो आप खुद तो देखें ही, अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।